गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज हम 10th सेकंड चैप्टर करने जा रहे हैं डिस्कशन, पार्ट 1। चैप्टर का नाम है फेडरलिज्म। फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है? फेडरलिज्म का मतलब संघवाद। हम उसको डिस्कशन करने जा रहे हैं। ये एक ऐसा लेसन है जो आपको इंडिया के सिस्टम के बारे में नॉलेज करा देगा। 9th में हमने एक टॉपिक पढ़ा था, वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन। इंस्टीट्यूशन इंडिया में कौन कौन से थे, जैसे पार्लियामेंट्री सिस्टम के बारे में पढ़ा था हमने, स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में काफी पढ़ा था हमने, जुडिशरी सिस्टम के बारे में काफी पढ़ा था कि वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन यानी कि इंस्टीट्यूशन क्या काम करते हैं। इंडिया एक फेडरल कंट्री है, ठीक है। तो सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि फेडरल सिस्टम होता क्या है। अगर कोई कंट्री, कोई भी डेमोक्रेटिक कंट्री या कोई नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री, वैसे तो नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री कभी भी क्या करते हैं, पावर को लोअर लेवल तक डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं। लेकिन अगर डेमोक्रेटिक कंट्री जैसे लोकतांत्रिक देश में भारत जो है, जैसे अगर पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए लोअर लेवल तक, यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और पंचायती गवर्नमेंट, रूलर्स अगर अपनी पावर को लोअर लेवल तक डिस्ट्रीब्यूट कर दे तो वो सिस्टम फेडरलिज्म सिस्टम बन जाता है। मतलब कि सीधी सी साधारण सी भाषा में यह है कि पावर इज शेयर्ड बिटवीन डिफरेंट ऑर्गन्स, कि डिफरेंट ऑर्गन में अगर पावर डिफरेंट लेवल तक शेयर कर दी जाए, आपस में शेयरिंग हो जाए, तो वो सिस्टम फेडरलिज्म सिस्टम बन जाता है। तो आज हम इसी के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है। ओके, फेडरलिज्म। पॉलिटिकल साइंस में हम लोग चैप्टर नंबर 2 डिस्कशन कर रहे हैं। 10th में हम ये डिस्कशन कर रहे हैं और इस चैप्टर का नाम है फेडरलिज्म। फेडरलिज्म को अगर हम शुद्ध हिंदी में समझें तो ये संघवाद होता है। क्या होता है इसका मतलब? संघवाद। संघ मतलब ग्रुप, संघवाद। ओके, ये है संघवाद। ये संघवाद है। मतलब कि क्या होता है कि कोई भी कंट्री में, जैसे हमारा इंडिया एक यूनियन गवर्नमेंट कंट्री कहलाता है, कि यहां पर सारे स्टेट्स अलग अलग 28 स्टेट्स है और 8 यूनियन टेरिटरीज एट प्रेजेंट है। तो ये क्या है, इन सभी से मिलकर एक ग्रुप बन जाता है, एक स्टेट, एक ऐसा कंट्री बन जाता है जिसमें सभी स्टेट्स के ग्रुप्स हैं। यहां पर वो ग्रुप्स में उनको जोड़ा गया है, तो वो क्या है, एक संघवाद वाली फीलिंग आती है, एक ग्रुपिंग वाली बात आती है यहां पर, ठीक है। 2 टाइप होते हैं फेडरलिज्म, 2 टाइप का होता है। एक टाइप होता है जिसको 2 रूट ऑफ फेडरलिज्म बोलते हैं। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि भाई फेडरलिज्म कितने टाइप का होता है, संघवाद होता है तो कितने टाइप का होता है। तो इसके 2 रूट होते हैं, ठीक है। इसके 2 रूट्स होते हैं फेडरलिज्म के। 2 रूट्स होते हैं। पहले इसकी मीनिंग जान लेते हैं कि फेडरलिज्म का मीनिंग क्या है, ठीक है। फेडरलिज्म का मीनिंग क्या है इसका, ठीक है। मीनिंग, इसका मीनिंग हिंदी में तो वहां संघवाद लिखा हुआ मैंने, और अब इसका मीनिंग जान लेते हैं कि इसका मतलब क्या है। पावर इज शेयर्ड between central authority and different constituents units। अगर पावर आपके कंट्री में
सेंट्रल लेवल के साथ साथ दूसरी छोटी छोटी यूनिट्स में भी पावर आपको शेयर कर लेते हैं आप लोग, तो ये मान लीजिए आप फेडरलिज्म को फॉलो कर रहे हैं। पावर इज शेयर्ड बिटवीन सेंट्रल अथॉरिटी एंड डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन यूनिट्स, उसमें आप उसको डिवाइड कर चुके हो, तो ये पूरी तरह से फेडरलिज्म कहलाता है, संघवाद कहलाता है, और आप एक साथ आकर काम करने को भी तैयार हैं। इसके दो रूट होते हैं, टू रूट्स ऑफ, ठीक है, टू रूट्स ऑफ फेडरलिज्म, टू रूट्स ऑफ फेडरलिज्म। फेडरलिज्म के दो रूट होते हैं, ठीक है। नंबर एक रूट होता है कमिंग टुगेदर फेडरेशन, ठीक है, एक का मतलब होता है कमिंग टुगेदर फेडरेशन, एक तो ये होता है कमिंग टुगेदर फेडरेशन, और दूसरा इसमें बनता है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, फेडरेशन का मतलब फिर बार बार बता रहा हूं मैं, फेडरेशन का मतलब फिर बार बार बता रहा हूं कि फेडरेशन का मतलब है ग्रुप बनाना, संघवाद करना, आपस में मिलकर वर्क करना। ओके, तो पहला जो होता है कमिंग टुगेदर फेडरेशन, एक ऐसी फेडरेशन होती है जिसमें इंडिपेंडेंट स्टेट अपनी मर्जी से एक साथ आते हैं, कम अकॉर्डिंग देयर विश, ठीक है, एंड मेक ग्रुप, और फिर ग्रुप बना लेते हैं। इसका एग्जांपल क्या है, कमिंग टुगेदर मतलब एक साथ आते हैं और ग्रुपिंग कर लेते हैं। जैसे अमेरिका एक डेमोक्रेटिक कंट्री के साथ साथ एक फेडरल स्टेट भी है, क्योंकि अमेरिका कनाडा हो गया, उसके अलग अलग स्टेट्स हैं, लेकिन वो एक साथ मिलकर एक अमेरिकन ग्रुप में जुड़े हुए हैं, ठीक है, तो वो कमिंग टुगेदर हो जाता है। लेकिन हमारे यहां इंडिया में कुछ अलग है, यहां पर अलग अलग स्टेट की चीफ मिनिस्टर गवर्नमेंट बनी हुई है, लेकिन उन सबको प्राइम मिनिस्टर गवर्नमेंट के साथ जोड़ा गया है, यहां पर होल्डिंग टुगेदर है। हम इस लेसन में क्या समझने वाले हैं, इस लेसन में हम यह समझने वाले हैं कि भाई अलग अलग दुनिया भर में जो सोशलिस्ट कंट्री है, कम्युनिस्ट कंट्री है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, उनके यहां पर किस टाइप का सिस्टम होता है, किस टाइप से वो वर्क करते हैं, ठीक है ना, ये यहां पर डिस्कशन होने वाला है। तो हम फेडरलिज्म को समझ में आ रहे हैं, ठीक है। ओके, तो देखिए कमिंग टुगेदर फेडरेशन में क्या होता है, इसमें इंडिपेंडेंट स्टेट होते हैं। देखो इसके में क्या होता है, डिफरेंट इंडिपेंडेंट स्टेट, यहां देखिए डिफरेंट इंडिपेंडेंट स्टेट्स, डिफरेंट इंडिपेंडेंट स्टेट्स कमिंग टुगेदर and make federation and make a bigger unit, एक साथ आते हैं और एक बड़ी यूनिट बना लेते हैं। ऐसा क्यों करते हैं भाई, ये इंडिपेंडेंट स्टेट एक साथ क्यों आए, सिक्योरिटी के लिए। कनाडा, अमेरिका अलग अलग डिफरेंट इंडिपेंडेंट स्टेट में बटा हुआ है, लेकिन वो सिक्योरिटी पर्पस के अकॉर्डिंग वो इकट्ठे हो जाते हैं। मतलब क्या हुआ इस चीज का, जैसे मैं ये कहूं, देखो अब ध्यान से सुनो, इस बात को गौर से सुनो, आपको क्लियर समझ में आ जाएगा, बिल्कुल क्लियर आएगा। इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बर्मा, श्रीलंका, बांग्लादेश, कितने हो गए काउंट करो, पाकिस्तान, इंडिया 2 हो गए, नेपाल, भूटान 4 हो गए, बांग्लादेश, म्यांमार 6 हो गए ना, और नेपाल और श्रीलंका मतलब 8 कंट्री हो गए, 7 नियर बाई हमारे कंट्रीज हैं, और ये हो गया। अगर ये सारे, वैसे तो सारे अलग अलग हैं, लेकिन अगर इन कंट्रीज को लगे कि चाइना या रशिया जैसे कंट्री इन सारे स्टेट्स को अटैक करके, इन जितने भी कंट्री है, मैंने बताया जितने भी कंट्री है उनके ऊपर अटैक करके उन पे कब्जा कर लेगा,
और ऐसा हो जाएगा इन फ्यूचर में, और इनको लगे कि भाई फंस गए हम, तो ये सारे कंट्री मिलकर अगर एक ग्रुप बना लें, एक फेडरेशन बना लें, तो उस टाइप की फेडरेशन को, उस टाइप की फेडरलिज्म को हम क्या कहेंगे? कमिंग टुगेदर फेडरेशन। मतलब कि सारे इंडिपेंडेंट हैं, एक दूसरे के गुलाम नहीं है, अपनी मर्जी से सिक्योरिटी पर्पज से एक साथ आकर एक ग्रुप बना लिया ताकि कोई पावरफुल कंट्री इनके ऊपर अटैक करके इनको गुलाम ना बना सके। कमिंग टुगेदर फेडरेशन बिल्कुल क्लियर है, बोलो समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल क्लियर है, मेरा पॉइंट बिल्कुल क्लियर है। तो देखिए आते हैं और बड़ी यूनिट बना लेते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट, इस प्रकार के सिस्टम में सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट को इक्वल पावर मिली होती है, दोनों की पावर इक्वल होती है। सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट, दोनों की पावर इक्वल होती है और दोनों एक दूसरे पे प्रेशर नहीं बना सकते। सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट पे प्रेशर नहीं बना सकती, दोनों इक्वल है, पावर इक्वल, ठीक है। पावर हो गई इक्वल लेवल, ठीक है। एक दूसरे को प्रेशर नहीं बना सकते क्योंकि ये अपनी मर्जी से इकट्ठे होने के लिए आए हैं। एक बार दोबारा समझो इसी चीज को। फेडरलिज्म क्या है? फेडरलिज्म का मतलब संघवाद होता है, मतलब कि आए हैं लोग अपनी मर्जी से ग्रुप करने के लिए आए ताकि इसका पर्पज कुछ सिक्योरिटी पर्पज हो सकता है, कुछ और पर्पज हो सकता है, कुछ ना कुछ पर्पज हो सकता है, इसलिए वो इकट्ठे होने के लिए आए हैं। मतलब कि इकट्ठा होने के लिए आए, ग्रुपिंग करने के लिए आए हैं। ओके, पावर शेयर्ड बिटवीन द सेंट्रल अथॉरिटी एंड डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन यूनिट, जब वो इकट्ठे हो जाते हैं तो काम बढ़ जाता है, पावर शेयर कर ली जाती है और पावर शेयर करके वो किसी ग्रुप को या किसी कंट्री को चला सकते हैं, ठीक है। ये दो टाइप के रूट होते हैं, इसके रूट मतलब दो टाइप के फेडरलिज्म होता है, दो प्रकार का संघवाद होता है। एक टाइप का संघवाद कमिंग टुगेदर फेडरेशन, कि राज्य अपनी मर्जी से आए और एक फेडरेशन बनाएं, अपनी मर्जी से आएंगे और एक फेडरेशन बना लेंगे, इसको कहते हैं कमिंग टुगेदर फेडरेशन। और दूसरा टाइप होता है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, इनमें तो इनको बांध के रखा जाता है, जबरदस्ती इनको इकट्ठा करके रखा जाता है। जैसे इंडिया में 28 स्टेट है और सारे स्टेट अपनी मर्जी के हिसाब से काम कर रहे हैं, एग्रीकल्चर अपने हिसाब से करते हैं, ट्रेड अपने हिसाब से करते हैं। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान हो, गुजरात हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, तमिलनाडु हो गया, कर्नाटक हो गया, त्रिपुरा हो गया, सिक्किम हो गया, जितने भी स्टेट हैं सब में चीफ मिनिस्टर गवर्नमेंट अलग अलग है, ठीक है। लेकिन ये अपनी मर्जी से तो कभी आएंगे नहीं। क्या आएंगे इकट्ठे होने के लिए? कभी नहीं आएंगे। अरे समझे नहीं आप लोग? इकट्ठे होने के लिए नहीं आएंगे, लेकिन यूनियन गवर्नमेंट इन सबको इकट्ठा रखना चाहेगी और वो इनको होल्ड करके रखेगी। ऐसे में सेंट्रल गवर्नमेंट की इस वाले सिस्टम में पावर ज्यादा होती है और स्टेट गवर्नमेंट की पावर कम होती है। यहां बिल्कुल उल्टा है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की पावर इक्वल होती है ऊपर वाले सिस्टम में। नीचे वाले सिस्टम में सेंट्रल गवर्नमेंट मोर पावरफुल देन स्टेट गवर्नमेंट। दो टाइप के रूट हो गए, ठीक है। अब ये फॉलो कहां होता है? कमिंग टुगेदर फेडरेशन कहां फॉलो होता है? देखिए ये कमिंग टुगेदर फेडरेशन जो है ये कहां पर फॉलो होता है भाई? देखो ये फॉलो होता है यूएसए में। ओके, ये कहां पर फॉलो होता है? यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ये कहां पर फॉलो होता है? ऑस्ट्रेलिया में फॉलो होता है। ये कहां पर फॉलो होता है? स्विट्जरलैंड में ये फॉलो होता है। ये इसके एग्जाम्पल है, ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल है कि ये यहां पर फॉलो होता है। समझ में आ गया? यूएसए में फॉलो होता है, ऑस्ट्रेलिया में फॉलो होता है और स्विट्जरलैंड में फॉलो होता है, ठीक है। कनाडा भी इसके एग्जाम्पल है, कनाडा वाले भी होल्डिंग ये कमिंग टुगेदर फेडरेशन ही रखते हैं। कनाडा भी यहां पे लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है, इस तरह से। अब दूसरे लेवल की बात करते हैं, ठीक है। ये तो हो गया पहला लेवल। अब हम बात करते हैं दूसरे लेवल की। ये पहला लेवल हो गया हमारा, ओके। होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में क्या होता है? इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है
मोर पावरफुल, ज्यादा पावरफुल होती है, ज्यादा पावरफुल होती है देन स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट, देखो दोनों में पावर तो डिस्ट्रीब्यूट दोनों सिस्टम में हो रही है, यहां पर भी पावर डिस्ट्रीब्यूट सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में हो रही है, लेकिन यहां पर दोनों इक्वल है। पावर डिस्ट्रीब्यूट जहां पर हो रही है वो फेडरलिज्म है भाई, जहां पर पावर डिस्ट्रीब्यूट हो रही है वो फेडरलिज्म है, लेकिन यहां पावर इक्वल दी गई है, किसी को ज्यादा किसी को कम नहीं। यहां पर पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को दी गई, यहां पर ज्यादा है सेंट्रल गवर्नमेंट की और स्टेट की कम है। लेस देन पावर, मोर पावर देन स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट से ज्यादा पावरफुल होती है, ठीक है, ओके। अब बात आती है और क्या होता है इसमें, ठीक है, इसमें यूनिट्स बनाई जाती हैं, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिट बनाती है। जैसे आप देखोगे आप कि जब भारत आजाद हुआ 1947 में, इंडिया जब आजाद हुआ तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या किया था, सारे राज्य रजवाड़े जितने भी थे वो सब अलग अलग अपनी गवर्नमेंट लेके बैठ गए थे। अब सोचो कि सबकी जूनागढ़ की अलग गवर्नमेंट होती, या फिर हैदराबाद की अलग गवर्नमेंट होती, कश्मीर की अलग गवर्नमेंट काफी साल से रही है, अगर सारे राज्यों की अलग अलग गवर्नमेंट होती तो क्या इंडिया दोबारा गुलाम नहीं हो जाता? हो जाता। कल को हरियाणा भी अपनी अलग कंट्री बना लेता, मतलब कि ऐसा होता कि अगर हम इनको होल्डिंग नहीं करते, इंडिया के सभी स्टेट को होल्ड नहीं करते, तो ये मान लो कि एक ही कंट्री में 28 देश होते। मैं हरियाणा का देश का वासी पंजाब देश में जाने के लिए वीजा लगवाता, पंजाब के देश के निवासी राजस्थान में देश में जाने के लिए वीजा लगवाते, जम्मू कश्मीर देश में, हिमाचल प्रदेश देश अलग अलग होते, सिक्किम का देश अलग बन जाता और वेस्ट बंगाल अलग कंट्री होता, ठीक है, तमिलनाडु अलग कंट्री होता, मध्य प्रदेश अलग, सारे महाराष्ट्र वगैरह सारे कंट्री अलग होते। और फिर सभी कंट्रीज में जाने के लिए जैसे नेपाल वाले यहां आते तो वीजा लगवाना पड़ता है, पाकिस्तान वाले जाते तो वीजा लेना पड़ता है, तो ऐसे ही यहां पर हो जाता। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सभी राज्यों को एक जोड़ दिया यूनियन गवर्नमेंट के साथ, ताकि भाई ये अलग अलग ना हो जाएं और कभी पाकिस्तान के साथ जाके ना मिल जाएं। गुजरात तो पूरी तैयारी पर था, अगर इंडिया होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन ना अपनाता तो गुजरात तो पूरी तैयारी पर था, जूनागढ़ रियासत वो तो पाकिस्तान मिलने को तैयार थे। अगर हम होल्डिंग टुगेदर ना अपनाते तो कश्मीर कभी का पाकिस्तान में मिला दिया जाता। हम लोग अगर होल्डिंग टुगेदर ना अपनाते तो उत्तराखंड नेपाल का हिस्सा बन जाता। अगर होल्डिंग टुगेदर ना करते तो अरुणाचल सिक्किम वगैरह सब चाइना हड़प जाता। अगर इनको इंडिपेंडेंट छोड़ देते तो हम अरुणाचल प्रदेश अगर इंडिपेंडेंट हो जाता, इंडिपेंडेंट रख देते उसे, तो डेफिनेटली चाइना उसको अपने में मिला लेता। होल्डिंग टुगेदर हमने किया और उसके काफी फायदा भी रहा कि इंडिया एक पूरी यूनिट बनके बना रहा, और आज इंडिया इतना पावरफुल है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन की वजह से। ठीक है, दोनों चीज समझ में आ गई होगी आपको। कमिंग टुगेदर फेडरेशन में इंडिपेंडेंट स्टेट खुद आते हैं और मिक्सअप हो जाते हैं, होल्डिंग टुगेदर में लाना पड़ता है, इसमें तो लाना पड़ता है भाई। ठीक है, ओके, तो देखिए इसकी बात करें स्टेट, ठीक है, ओके, इसमें क्या करता है यूनिट क्रिएटेड, ठीक है, यूनिट क्रिएटेड बाय यूनियन गवर्नमेंट यूनिट बनाती है। यूनियन गवर्नमेंट के थ्रू यूनिट्स बनाई जाती है, क्रिएटेड बाय यूनियन गवर्नमेंट। ओके, एक बात। दूसरी बात ये कि इसमें जो स्टेट्स के पास इक्वल पावर नहीं होती, इसमें क्या होती है सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, उनके पास ज्यादा पावर नहीं होती। ठीक है, ओके, और ठीक है, और जैसे कुछ स्टेट को स्पेशल पावर दी जाती है, सम स्टेट्स इंजॉय स्पेशल पावर, कुछ स्टेट को स्पेशल पावर दी जाती है जो कि थोड़े से बैकवर्ड मान लीजिए या कुछ ऐसे मान लीजिए, उनको थोड़ी स्पेशल पावर देता कि वो थोड़ा सा इंप्रूव कर जाए, और बाकी सभी को प्राइम मिनिस्टर गवर्नमेंट के साथ होल्डिंग टुगेदर रखा जाता है। तो होल्डिंग टुगेदर के एग्जांपल में क्या क्या आएगा? होल्डिंग टुगेदर के एग्जांपल में इंडिया,
इंडिया कंट्री एंड स्पेन कंट्री। स्पेन जैसे कंट्री हम 2 एग्जांपल इसमें ले सकते हैं, एग्जांपल्स, ठीक है, ये 2 एग्जांपल इसमें लिए जा सकते हैं। तो इस तरह से 2 टाइप का फेडरेशन सिस्टम होता है। फेडरेशन सिस्टम के फायदे क्या हैं, फीचर क्या हैं, वो हम अब डिस्कशन करेंगे कि फेडरेशन एक्चुअल में क्या होती है और उसके फीचर्स क्या क्या हैं, ठीक है। पहले तो मैं 2 रूट आपको समझा रहा था, वो आपको समझ में आ गई होगी कि होल्डिंग टुगेदर सभी को होल्ड किया जाता है और कमिंग टुगेदर उसमें होल्ड नहीं कर सकते आप लोग, अपनी मर्जी से आएंगे और एक यूनिट बना लेंगे बड़ी। यहां पर इनको होल्ड करके फिर यूनिट बनाई जाती है, पहले इनको होल्ड करो और फिर इनकी यूनिट बनाओ, ठीक है, ये चीजें हैं। ओके, आगे बढ़े, समझ में आ गया, समझ में आ गया सभी को, इतना क्लियर है, इतना तो समझ में आ गया होगा। यस, अब फीचर्स में आते हैं आगे। ओके, एक बार मैं इसको रफ कर देता हूं और फीचर्स में आते हैं। ओके, अब बात करते हैं फीचर्स। अब इसके फीचर्स समझ लेते हैं, ठीक है बेटा। तो देखिए इसके फीचर्स में क्या क्या हो सकता है, किस तरह के इसके फीचर्स होते हैं, ठीक है। फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म, ठीक है, फीचर्स। तो ठीक है, सबसे पहले इसका फीचर होता है, सबसे पहला फीचर्स, ठीक है, कि इसमें नंबर 1, ठीक है, ड्यूल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ड्यूल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इसका सबसे पहला फीचर होता है कि इसमें जब भी फेडरलिज्म कोई कंट्री अपनाएगा तो वहां पर ड्यूल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगी, ठीक है। ओके, ड्यूल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मोर देन, ठीक है। ओके, दूसरा इसमें फीचर बनता है इंडिपेंडेंट जुडिक्शन, इंडिपेंडेंट ज्यूरिसडिक्शन, ठीक है, ज्यूरिसडिक्शन, इंडिपेंडेंट जुडिक्शन होती है इन लेजिस्लेचर, ठीक है, लेजिस्लेचर में इंडिपेंडेंट जुडिक्शन उनकी होती है, ठीक है। किसी को भी फोर्स नहीं किया जाता कि वो किस तरह से काम करेगा और किस तरह से नहीं करेगा, किसी को फोर्स नहीं किया जाता। ओके, तो देखिए इंडिपेंडेंट जुडिक्शन होती है लेजिस्लेचर में। और दूसरी बात, ठीक है, और दूसरी बात थर्ड लेवल, और ये जुडिक्शन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग होती है, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन। तो इस तरह से इसके 2 फीचर हो गए। पहला फीचर समझा देता हूं फिर से कि जब भी फेडरलिज्म कोई कंट्री अपनाएगा उसमें ड्यूल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगी, मतलब कि एक से ज्यादा गवर्नमेंट होगी, मोर देन, ठीक है, मोर लेवल वहां पर होंगे। ओके, इंडिपेंडेंट जुडिक्शन होगी, सबको अपना अपना काम दे देंगे और वो अपने हिसाब से काम करेंगे। स्टेट गवर्नमेंट का अलग काम है, एग्जीक्यूटिव का अलग काम है, जुडिशरी का अलग काम है, जुडिक्शन सबकी अलग अलग, कोई भी एक दूसरे की प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। ये जुडिक्शन हो गई। तीसरा फंडामेंटल प्रोविजन जो होगा कॉन्स्टिट्यूशन में उसका चेंज, ठीक है, प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी चेंज्ड, ठीक है, प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी चेंज्ड, ठीक है। फंडामेंटल प्रोविजन जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही चेंज हो सकता है, बस केवल, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही चेंज हो सकता है, बाकी कोई तरीका नहीं है, सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन उसके अंदर अमेंडमेंट कर सकता है और कोई तरीका नहीं है इसमें, ठीक है। ओके, अगला नंबर 4, कोर्ट हैव टू पावर, कोर्ट को पावर दी जाती है, कोर्ट हैव टू पावर, एक ऐसे कंट्री में कोर्ट को पावर होती है टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन को केवल कोर्ट ही इंटरप्रेट कर पाएगा और किसी की पावर नहीं होगी कि ना तो उसको कॉन्स्टिट्यूशन में अगर कोई प्रॉब्लम आती है या कोई दिक्कत होती है तो किसी रूल में अगर कोई दिक्कत आती है, कॉन्स्टिट्यूशन के रूल्स को एक्सप्लेन करने वाली बात आती है तो केवल सुप्रीम कोर्ट डिसाइड कर पाएगा। मतलब कोर्ट को अधिकार होंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब समझो, दोबारा समझो इस चीज को, ठीक है। मतलब ये हुआ कि कोर्ट को पावर दी जाती है फेडरलिज्म में कि अगर कोई फंडामेंटल या कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखे हुए रूल्स रेगुलेशन पर कोई आर्ग्यूमेंट करता है और किसी को प्रॉब्लम है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए रूल रेगुलेशन से अगर किसी को प्रॉब्लम है और गलत रूल बना देता है पार्लियामेंट में किसी वजह से, तो उस समय
सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट को अथॉरिटी होगी कि वो उस चीज को वो सही कराए या उसको सही मतलब समझाए उस चीज का। ठीक है ना। जैसे मान लीजिए मैं कहूं कि प्रॉपर्टी राइट मिल गया, फंडामेंटल राइट, आपको प्रॉपर्टी राइट मिल गया और आप उसको प्रॉपर्टी राइट को कुछ और ही समझ बैठे हो, आपके दिमाग में सेट है कि भाई ये क्या है ये। ठीक है, तो सबसे पहला काम तो ये होता है कि भाई पार्लियामेंट जो है हमारी लोकसभा राज्यसभा है उसको क्लियर करे। किसी के माइंड में किसी चीज को लेकर कोई कंफ्यूजन है तो वो पार्लियामेंट में कंफ्यूजन दूर होगा। और फिर भी अगर पार्लियामेंट में कंफ्यूजन दूर नहीं होता तो उस समय फाइनल इंटरप्रेटर कॉन्स्टिट्यूशन को उसको समझाने का, उसको बताने का तरीका कोर्ट के पास है पूरा। कोर्ट उसको इंटरप्रेट करेगी। जैसे कि पार्लियामेंट से अगर कोई गलत रूल बन जाए और पार्लियामेंट ये कह रही है कि भाई हमने तो सही बनाया, लोकसभा ये कह रही है कि हमने तो सही बनाया भाई, और राज्यसभा भी ये कह रही है कि हमने सही बनाया और कर दिया, पास कर दिया उसको, लेकिन पब्लिक कह रही है कि ये गलत है और कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा नहीं लिखा, हमने कॉन्स्टिट्यूशन में हमने नहीं लिखा कि ऐसे रूल बनने चाहिए। तो उस जगह पर कौन सुनवाई करेगा? आपकी कोर्ट। उस जगह पर कोर्ट सुनवाई करेगा, सुप्रीम कोर्ट वहां पर आपकी बात सुनेगा। इन चारों पॉइंट को एक बार दोबारा देख लो, फीचर्स बहुत इंपॉर्टेंट। अगर फीचर समझ में आ गए तो फेडरलिज्म समझ में आ गया। ये लेसन थोड़ा सा कंफ्यूजन टाइप का है, लेकिन समझ में आ गया तो इससे बढ़िया कुछ भी नहीं है। ठीक है, ओके। पहला, फेडरलिज्म उस कंट्री को कहेंगे जहां 2 से ज्यादा गवर्नमेंट है, और हमारे इंडिया में तो 3 है भाई, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और पंचायती राज म्युनिसिपैलिटी, है ना। 3 सिस्टम है, तो हमारे यहां तो डेफिनेटली फेडरलिज्म है। एक बात। दूसरी बात, अगर 3 लेवल गवर्नमेंट बना देते हो तब भी आपको इंडिपेंडेंट जुडिक्शन रखनी पड़ती है। किसी के साथ कोई आपस में एक दूसरे को क्लैश नहीं करेगा, सबके वर्क अलग अलग डिसाइड है। लेजिस्लेचर का काम अलग, एग्जीक्यूटिव का काम अलग और जुडिशरी का काम अलग है। सबकी अपनी एक जुडिक्शन है। जुडिक्शन मतलब क्राइटेरिया, अपना एक सिस्टम है उनका। ठीक है, सबका अपना अपना काम बांटा हुआ है। अगर आप वर्क बांट देते हो तो पावर शेयर हो गई भाई। अगर सभी का वर्क बांट दो पावर शेयर हो गई, सीधी सी बात है। और पावर शेयरिंग का मतलब ही तो फेडरलिज्म है, उसी का मतलब फेडरलिज्म है। तीसरा पॉइंट, फंडामेंटल प्रोविजन अगर कभी चेंज करने पड़े, कोई अमेंडमेंट करना पड़े तो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन में ही हो पाएंगे। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट किया जा सकता है, लेकिन फंडामेंटल जो है वो कभी पूरी तरह चेंज नहीं होंगे। फंडामेंटल प्रोविजंस, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही चेंज हो सकते हैं। सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट किया जा सकता है, पूरी तरह बदल नहीं सकते। आप राइट टू फ्रीडम पूरी तरह चेंज नहीं कर सकते, उसके अंदर थोड़ा बहुत बदलाव कर सकते हो, लेकिन पूरी तरह वो बदलाव पूरी तरह उसे चेंज नहीं किया जा सकता। ठीक है, एक बात, कोर्ट को पावर है कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई बातें अगर कोई कंफ्यूजन में होता है या कोई गलत रूल बनाए तो उसको इंटरप्रेट करेगा कोर्ट। कोर्ट उसको डिसाइड करेगी भी सही क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई बातों को सही एक्सप्लेन करेगा कोर्ट। ठीक है, ओके, उसको पावर दी गई है। अब नंबर 5 फीचर जो हमारे पास है इसका, वो क्या है? वो है हमारे पास सोर्स ऑफ रेवेन्यू। सोर्स ऑफ रेवेन्यू, सोर्स ऑफ रेवेन्यू सबके, यानी कि टैक्स वगैरह जो होते हैं, टैक्स सिस्टम जो होते हैं वो सबके अलग अलग बनाए गए हैं। यूनियन गवर्नमेंट अलग तरीके से टैक्स वसूल करेगी, स्टेट गवर्नमेंट को अलग अलग राइट होंगे। 3 टाइप की लिस्ट बन जाती है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। वो तो उसी टाइम में बना दी गई थी, लेकिन फिलहाल एक रेजुडरी लिस्ट भी है। मतलब कि इन लिस्टों से क्या होता है कि यूनियन गवर्नमेंट के क्या क्या काम है, किन किन चीजों पे, टॉपिक पे वो रूल बना सकती है और उसका बजट कैसे आएगा वो यूनियन लिस्ट में लिखा गया है। स्टेट गवर्नमेंट जो है वो किन किन टॉपिक पे रूल बना सकती है और उसका बजट कैसे आएगा वो स्टेट लिस्ट में लिखा गया है। और दोनों मिलकर जिस पे रूल बना सकती है वो कॉन्करेंट लिस्ट में लिखा गया है। ठीक है, तो इससे क्या पता लग जाता है कि सोर्स ऑफ रेवेन्यू क्या है, किसका, कैसे कौन पैसे लेगा, किसको बजट कैसे मिलेगा, स्टेट का टैक्स कैसे डिसाइड होगा, यूनियन लेवल पे टैक्स कैसे जाएगा। जैसे आपने सुना होगा जीएसटी, आपने सुना है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, सुना होगा ना इसके बारे में। आपको पता है 2 टाइप का होता है, एक होता है सीजीएसटी और एक होता है एसजीएसटी। सुना कभी? सीजीएसटी सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी, समझ गए? सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एंड स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स हो गया ना।
सीजीएसटी मतलब सेंट्रल लेवल पे टैक्स जा रहा है। जैसे कि मान लो मैं बाजार से आयरन का कोई प्रोडक्ट खरीदने के लिए गया, जैसे मान लो कंस्ट्रक्शन चल रहा है और मैं अपनी छत वत बनाने के लिए सरिये वगैरह लेने के लिए गया हूं, तो वो आयरन शॉपकीपर जो है वो मुझसे, मैंने उससे मान लीजिए 2 लाख रुपए के सरिये लिए, 2 लाख रुपए का मैंने उससे खरीदा, लोहे का सामान मैंने खरीद लिया जो मेरे कंस्ट्रक्शन में काम आने वाला है। तो वो मुझे जब बिल बना के देगा तो वो क्या करेगा, एसजीएसटी और सीजीएसटी बना के देगा। 9% सीजीएसटी जा रहा है भाई और 9% क्या आ रहा है, एसजीएसटी आ रहा है। ठीक है, ये अप एंड डाउन होते रहते हैं। तो 9% सेंट्रल को जा रहा है टैक्स उस आयरन के ऊपर, आयरन प्रोडक्ट के ऊपर, 9% स्टेट को जा रहा है। टोटल मिलाकर जीएसटी कितना जा रहा है, 18%। ठीक है, 1 लाख रुपए का सामान खरीदना हो 18%, उसका 18% हो गया। 2 लाख का खरीदा उसका 18% हो गया। तो ये क्या होता है, सोर्स ऑफ रेवेन्यू डिसाइड किए जाते हैं। और जब जहां पर अलग अलग सोर्स ऑफ रेवेन्यू डिसाइड हो जाए तो वो फेडरलिज्म है। अलग अलग सोर्स ऑफ रेवेन्यू डिसाइड हो जाए तो फेडरलिज्म है। तो इस तरह से ये, ठीक है, सोर्स ऑफ रेवेन्यू। ओके, ठीक है, स्पेसिफाइड कर दिया जाता है। ठीक है, और लिस्ट बना दी जाती है। स्पेसिफाई कर देते हैं, स्पेसिफाइड कर दिया जाता है, स्पेसिफाइड कर दिया जाता है, स्पेसिफाइड इन लिस्ट, इन लिस्ट। ठीक है, लिस्ट में स्पेसिफाइड कर देते हैं। जैसे कि एक लिस्ट बनती है इसमें यूनियन लिस्ट, यूनियन लिस्ट, यूनियन लिस्ट बन जाती है और इस पे यूनियन गवर्नमेंट को अधिकार होता है। यूनियन गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट का अधिकार होता है। जैसे कि एग्जांपल हम ले, यूनियन लिस्ट में क्या क्या टॉपिक आएंगे, एग्जांपल नंबर ले तो देखिए यूनियन लिस्ट में डिफेंस, डिफेंस रिलेटेड, डिफेंस, डिफेंस, फॉरेन अफेयर, फॉरेन अफेयर्स, ओके, फॉरेन अफेयर, बैंकिंग, बैंकिंग, ओके, करेंसी, करेंसी हो गया, बैंकिंग हो गया, करेंसी हो गया, कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन। ठीक है, इन सब पे यूनियन गवर्नमेंट रूल बना सकती है। इन सब पे यूनियन गवर्नमेंट पार्लियामेंट के अंदर, लोकसभा राज्यसभा पे बैठकर रूल बना सकती है यूनियन गवर्नमेंट। ठीक है, और इन्हीं से टैक्स भी इकट्ठा किया जा सकता है, टैक्स भी इकट्ठा कर सकते। जैसे आपने फॉरेन अफेयर हो गया, बैंकिंग हो गया, बैंकिंग से जो भी पैसा आएगा टैक्स आएगा, क्योंकि बैंकिंग तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग चलता है सारा कुछ। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डिसाइड करता है कि क्या क्राइटेरिया होगा, बैंक लोन दे रहा है, ये दे रहा है, जो बैंक को जो पैसा भेजना होता है वो सारा यूनियन गवर्नमेंट के खाते में जाता है। कैसे क्या, करेंसी डिसाइड करती है देश की गवर्नमेंट कि भाई 100 के नोट कितने होने चाहिए, 1000 के नोट कितने होने चाहिए। देखा कभी स्टेट गवर्नमेंट इसमें डिसाइड करती है कुछ? स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड नहीं कर सकती, यूनियन लेवल पे टॉपिक चला जाता है ये। इसके अलावा करेंसी के अलावा कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन का क्या टॉपिक है, क्या है क्या नहीं है, इंटरनेट के लिए क्या होंगे क्या नहीं होंगे, रूल रेगुलेशन, साइबर कैफे के लिए, साइबर क्राइम जो होते हैं, साइबर रूल्स होते हैं, उनके क्या रूल रेगुलेशन है, सारा कुछ यूनियन गवर्नमेंट डिसाइड करती है। और इन्हीं से सोर्स ऑफ रेवेन्यू बनता है, यानी कि टैक्सेशन बना लेते हैं इससे। ठीक है, इस तरह से। दूसरा पॉइंट, दूसरी लिस्ट, सेकंड लिस्ट। सेकंड लिस्ट होती है स्टेट लिस्ट। सेकंड लिस्ट क्या होती है? स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट, स्टेट लिस्ट। यूनियन लिस्ट जब बनी थी उस समय 97 टॉपिक डिसाइड किए गए थे। यूनियन लिस्ट जब बनी 97 टॉपिक डिसाइड हुए थे। 1947 जब आजादी मिली इंडिया को, तब उस समय 97 टॉपिक इसमें डाले गए थे। कितने थे ये? 97 टॉपिक्स। लेकिन एट प्रेजेंट 97 टॉपिक नहीं है, कुछ टॉपिक मर्ज हो गए हैं। अब 91 टॉपिक्स हैं, 91 92 टॉपिक्स हैं। अब वो मर्ज हो गए, कुछ टॉपिक आपस में एक दूसरे में मर्ज कर दिए गए, तो वो ज्यादा टॉपिक अब नहीं है इनके पास, वो इतने हैं। ओके, उसके बाद देखिए स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट में कितने टॉपिक दिए गए थे उस समय? 67 टॉपिक्स। कितने टॉपिक दिए गए थे? 67 टॉपिक्स वो दिए गए थे। अब वो कौन कौन से टॉपिक है 67 टॉपिक्स में? जैसे मैं ये कहूं कि ठीक है, ओके, पुलिस, जिसपे स्टेट गवर्नमेंट रूल बनाएगी। कौन बनाएगी? स्टेट गवर्नमेंट।
स्टेट गवर्नमेंट रूल बना सकती है भाई उस पे, ठीक है। उस पे क्या होता है, स्टेट की पुलिस पे रूल बना सकती है। स्टेट ट्रेड, स्टेट का ट्रेड, स्टेट का कॉमर्स, स्टेट का कॉमर्स, वाणिज्य, व्यापार, इन सब पे रूल बना सकती है। एग्रीकल्चर पे रूल बना सकती है। और इरिगेशन, एग्रीकल्चर पे रूल बना सकती है, इरिगेशन पे रूल बना सकती है। इस तरह से वो अलग अलग टॉपिक पे रूल बना सकती है। ओके, तो स्टेट गवर्नमेंट को अधिकार मिल जाता है इस पे, ठीक है। इसके कितने टॉपिक डिसाइड किए गए थे, 67 टॉपिक। एट प्रेजेंट 66 टॉपिक थे भाई, 66 टॉपिक थे, 66 टॉपिक थे। एट प्रेजेंट लगभग इसके कम है, 59 टॉपिक है। एट प्रेजेंट 59 टॉपिक है। तो ये क्या है, इनको फिर सोर्स ऑफ रेवेन्यू उसी हिसाब से डिसाइड हो जाता है। यूनियन गवर्नमेंट की जुडिक्शन अलग हो गई, उस पर वो रेवेन्यू इकट्ठा कर लेगी, और स्टेट गवर्नमेंट की जुडिक्शन अलग हो गई, वो अलग टॉपिक पे इकट्ठा कर लेगी, इस तरह से, ठीक है, बारी बारी। अब तीसरी जो लिस्ट होती है, सी लिस्ट, इसको बोलते हैं कॉन्करेंट, इसको बोलते हैं कॉन्करेंट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट होती है भाई एक, ठीक है। अब ये कॉन्करेंट लिस्ट में 47 टॉपिक डिसाइड किए गए थे, 47 टॉपिक। ओके, इसमें कितने डिसाइड हुए थे, 47 टॉपिक्स, 47 टॉपिक्स डिसाइड किए गए थे। और कॉन्करेंट लिस्ट का मतलब यहां पर यह होता है कि स्टेट और यूनियन गवर्नमेंट मिलकर रूल बना सकती है। दोनों मिलकर कोई टॉपिक पर अगर दिक्कत आती है तो मिलकर रूल बना सकती है। जैसे कॉन्करेंट लिस्ट की बात करें तो हम लोग इसमें जैसे एजुकेशन हो गया, फॉरेस्ट हो गया, समझ रहे हो, एजुकेशन, फॉरेस्ट, इन पे मिलकर रूल बनाए जा सकते हैं। ट्रेड यूनियन, मैरिज, अडॉप्शन, इस तरह के जो कॉमन टॉपिक होते हैं उस पर यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट मिलकर रूल बना सकती है, ठीक है। उसको कॉन्करेंट लिस्ट कहते हैं हम लोग। हिंदी में कहें राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची। ये कौन सी लिस्ट हो गई, संघ सूची। यूनियन गवर्नमेंट टॉपिक डिसाइड करेगी, उसके ऊपर रूल बनाएगी। ये कौन सी हो गई, राज्य सूची, राज्य की सूची हो गई, राज्य अपने अकॉर्डिंग रूल बनाएगा, पुलिस, ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, इन सब पे बना लेगा। और तीसरी वाली हो गई समवर्ती सूची, दोनों मिलकर रूल बना सकते हैं, दोनों, स्टेट गवर्नमेंट भी और यूनियन गवर्नमेंट भी। जहां पर कोई क्लैश होता है तो फाइनल डिसीजन किसका माना जाएगा, यूनियन गवर्नमेंट का। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो यूनियन गवर्नमेंट का डिसीजन होगा। जैसे आपने देखा होगा एग्रीकल्चर बिल, सुना है, अभी कितने दिनों से चल रहा है प्रॉब्लम, एग्रीकल्चर को लेकर टॉपिक चल रहा है कि एग्रीकल्चर बिल जो यूनियन गवर्नमेंट ने पास कर दिया वो सही नहीं है, बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट इसके अगेंस्ट है। तो ऐसे में फाइनल डिसीजन किसी का माना जाएगा, यूनियन गवर्नमेंट का। फाइनल डिसीजन यूनियन गवर्नमेंट का माना जाएगा, उसको हम कॉन्करेंट लिस्ट में रख देंगे। कौन कौन से टॉपिक है फिर देख लो। कॉन्करेंट लिस्ट में टोटल 47 टॉपिक होते हैं। फॉरेस्ट, एजुकेशन, ट्रेड यूनियन, है ना, और मैरिज, अडॉप्शन और सक्सेशन। मैरिज, शादी के रूल रेगुलेशन कॉन्करेंट लिस्ट में। गोद लेना वो भी इसमें आ गया। सक्सेशन की आगे वंश परंपरा कैसे चलेगी, किसकी प्रॉपर्टी किसको मिलेगी, प्रॉपर्टी राइट कैसे मिलेंगे, लड़कियों को प्रॉपर्टी राइट दिलाए तो कॉन्करेंट लिस्ट के अकॉर्डिंग तैयार हुए थे। भाई सब राज्यों के रूल रेगुलेशन अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन कहीं पर अगर कोई प्रॉपर्टी राइट को लेकर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो फिर मिलजुल कर रूल बनाए जाएंगे। मान लीजिए कोई ये कहता है हमारे तो यहां नहीं है ऐसा, नहीं, अरे देखो समझो, कॉमन सी बात है, जैसे हमारे हिंदुओं में और मुस्लिम पीपल में क्या होता है, थोड़ा अंतर होता है। जब मुस्लिम लोग यहां पर आए थे मुगल, और उस समय हिंदू भी यहां होते थे, तो हिंदू में क्या परंपरा थी, आपने देखा होगा रामायण महाभारत में, देखा होगा आपने कई बार रामायण महाभारत में देखा होगा कि घर का जो बड़ा लड़का होता है ना वो युवराज बनता था हमेशा। देखा है महाभारत में कि 5 भाई हैं, 5 भाइयों में जो सबसे बड़ा होगा वो युवराज बनेगा, और जो युवराज बन गया वो राजा बनेगा।
भाई जो युवराज बन गया वो राजा बनेगा, मतलब कि बड़ा लड़का जो है वो इंपॉर्टेंट माना जाएगा और उसी को सारी राजगद्दी सौंप दी जाएगी। अब वो बड़ा लड़का बाकी लड़कों को, जो 4-5 लड़के थे ये, तो बाकी चारों लड़कों को ये ऑपरेट करेगा, उनको मिल बांट के जमीनें दे देगा, उनको रूल करेगा, बड़ा भाई रूल करेगा। ऐसे हमारी हिंदू परंपराओं में था, महाभारत रामायण में हमने देखा था। आपने देखा युधिष्ठिर को राजपाट मिला था कि नहीं मिला? मिला था। राम को राजपाट मिला कि नहीं मिला? मिला था। दोनों ही बड़े भाई थे, राम भी बड़ा और युधिष्ठिर भी बड़ा। लेकिन मुस्लिम पीपल में जब मुगल एम्पायर यहां पर शुरू हुआ, उस समय यह सिस्टम नहीं होता था। प्रॉपर्टी फादर की कितनी भी हो, चाहे वो 3 लड़के हो, चाहे 2 लड़के हो, चाहे 5 लड़के हो, उन सब में इक्वल बांटी जाती थी, इक्वल बांटी जाती थी। उसमें बड़े छोटे का कोई मतलब नहीं था, छोटा हो तो बड़ा हो तो कोई भी हो। लेकिन हमारे इंडिया में दोनों ही फॉलो हो रही है, नहीं हो रही क्या? आज आप देख लो डेमोक्रेटिक कंट्री में दोनों ही फॉलो हो रही है। बांट भी सकते हैं और बड़े को भी दे सकते हैं, दोनों ही फॉलो हो रही है। तो इन पे रूल कौन बनाएगा फिर? हो सकता है कुछ एरिया ऐसे जो मुस्लिम एरिया हो प्योर, जैसे मैं ये कहूं कि भाई यूपी का लखनऊ है, यूपी है तो इसमें मुस्लिम ज्यादा है ना, ये कह सकते हैं भाई कुछ एरिया ऐसे जहां पर मुस्लिम बहुत ज्यादा है तो वहां पर मुस्लिम के कानून ही चलेंगे, प्रॉपर्टी राइट मुस्लिम के अकॉर्डिंग चलेगा। और कुछ एरिया में हिंदू ज्यादा तो वहां प्रॉपर्टी राइट हिंदुओं के अकॉर्डिंग चलेगा। तो प्रॉब्लम आ गई ना। अब ऐसे टॉपिक पर स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट मिलकर रूल बना सकती है सक्सेशन के नियम पर, ठीक है, ये होता है। तो उस पे कौन करें लिस्ट। एक और एग्जांपल लो, मैरिज के केस पे ले लो। मैरिज, अब शादी की बात आए तो इस पे चलो बात कर लेते हैं, शादी की कैसे होती है। अलग अलग समाज के अलग अलग रूल रेगुलेशन होते हैं। हिंदुओं में तो फेरे करवाए जाते हैं, 7 फेरे करवाते हैं, है ना, ठीक है। मुस्लिम में निकाह पढ़ा जाता है, मुस्लिम में निकाह पढ़ा जाता है। क्रिश्चियन में क्या होता है कि मैरिज रजिस्ट्रार होते हैं, चर्च के अंदर जाके वो रजिस्ट्रेशन कराते हैं और वहां पर उनका अंगूठी अदला बदली की जाती है, अंगूठी बदलते हैं आपस में, अंगूठी दे दी उसको और ऐसे करते हैं, हो गया। ऐसे कई सिस्टम है हमारे इंडिया में। तो किसी स्टेट में मान लीजिए ये कहूं कि भाई यहां पर हिंदू मेजोरिटी है कोई स्टेट में, हरियाणा में, और हिंदू गवर्नमेंट ये कहते हैं भाई यहां तो देखो ये निकाह विकाह नहीं चलेगा, यहां पर जो है ये फेरे वेरे नहीं चलेंगे, यहां पर ये जो अंगूठी बदले वाला नहीं चलेगा, और हम तो क्या करना चाहते हैं कि इस हिसाब से आपको मैरिज करनी पड़ेगी, ये लो। अब स्टेट यहां पे मनमानी करने लग गया कि हम तो ये चाहते हैं कि भाई जो है यहां ये नहीं चलेगा, कोई सिस्टम अपने अकॉर्डिंग चलाना चाहते हैं हम। तो क्या उनकी बात मान ली जाएगी? मान लेंगे उनकी बात? नहीं मानेंगे। ऐसे में कौन आएगा सामने? यूनियन गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट मिलकर बैठ के बातचीत करेंगे और फिर जो सही फैसला होगा वो माना जाएगा, वो मानेंगे। तो सही फैसला क्या है कि लड़के की उम्र 21 डिसाइड की गई और लड़की की उम्र कब डिसाइड की गई? 18 डिसाइड की गई। अब इस पे बात है, मैरिज का टॉपिक, अडॉप्शन का टॉपिक, सक्सेशन का टॉपिक पूरे कंट्री की बात है। ऐसे में कोई एक स्टेट मनमानी नहीं कर सकता भाई। ट्रेड यूनियन के ऊपर भी कई बार कॉन्करेंट लिस्ट में टॉपिक आ जाता है। कोई राज्य में ट्रेड यूनियन बनी हुई है तो वो ट्रेड यूनियन मनमानी करने लग जाएगी भाई। ट्रेड यूनियन व्यापारिक ग्रुप मनमानी करने लग जाएगा, रेट बढ़ा देगा, ये कर देगा, वो कर देगा। तो क्या राज्य की उस ट्रेड यूनियन की मनमानी मानी जाएगी? नहीं मानी जाएगी। वहां पर क्या करेंगे हम? यूनियन गवर्नमेंट को इन्वॉल्व कर लेंगे, यूनियन गवर्नमेंट मिलकर फिर रूल बना लेगी, ठीक है। तो आज इस क्लास में इतना ही करेंगे क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा कंफ्यूजन है, थोड़ा टफ सा पोर्शन है, तो इसको धीरे धीरे स्लोली समझेंगे। आज हमने क्या समझा? हमने ये समझा कि फेडरलिज्म क्या होता है, एक बात, कितने टाइप के रूट होते हैं, इसके 2 टाइप के रूट होते हैं, कमिंग टुगेदर फेडरेशन और होल्डिंग टुगेदर। इंडिया में कौन सा है? होल्डिंग टुगेदर, एक बात। फिर हमने ये समझा कि इसके फीचर्स क्या क्या हैं, इसके फीचर्स क्या क्या है। हमने देखा कि जिस कंट्री में 2 से ज्यादा गवर्नमेंट हो वो फेडरलिज्म अपना रहा है। हमने ये देखा कि किसी कंट्री में जब 2 से ज्यादा तो जुडिक्शन सबकी अलग अलग बनाई जाती है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक दूसरे की मनमर्जी
कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा, सब अपनी मर्जी के हिसाब से, मतलब अपने जुडिक्शन के हिसाब से काम करेंगे, प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेंगे। फंडामेंटल प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही चेंज होंगे, अपनी मर्जी से चेंज नहीं कर सकते, अमेंडमेंट किया जा सकता है, मेन चीजें नहीं बदली जा सकती। एक चीज, कोर्ट को पावर होगी कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करे, कुछ गलत हो रहा है तो उसको सही दिशा दिखाई जाए, कुछ गलत कर रही है गवर्नमेंट तो उसको सही दिशा मिले, ये कोर्ट डिसाइड करे। सुप्रीम कोर्ट इज द गार्जियन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मैंने कई बार आपको वीडियो में बताया कि सुप्रीम कोर्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का गार्जियन है, रक्षक है वो, और कॉन्स्टिट्यूशन हमारा रक्षक है। किसी भी प्रधानमंत्री, किसी भी मुख्यमंत्री, किसी पुलिस वाले से बचाने के लिए आपको कॉन्स्टिट्यूशन है, और कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट है, कोर्ट सिस्टम है उसके लिए। ओके, सोर्स ऑफ रेवेन्यू टैक्स सिस्टम हमारे किसी भी कंट्री में 3 तरीके से डिसाइड होता है, यूनियन लिस्ट के अकॉर्डिंग, स्टेट लिस्ट के अकॉर्डिंग, कॉन्करेंट लिस्ट के अकॉर्डिंग, और एक लिस्ट और बनती है, वो होती है रेजिडरी लिस्ट। रेजिडरी लिस्ट डी पॉइंट है हमारा, डी पॉइंट क्या है, रेजिडरी लिस्ट। डी पॉइंट क्या है यहां पर, रेजिड्यूरी, रेजिड्यूरी लिस्ट, रेजिड्यूरी लिस्ट। अब ये लिस्ट क्या होती है रेजिड्यूरी लिस्ट में, इसमें क्या होते हैं कि इसमें कम्युनिकेशन के टॉपिक, जैसे कि मैं ये कहूंगी इंटरनेट, आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो अभी पिछले 20-30 साल से डेवलप हुई है, कॉन्स्टिट्यूशन बनने के टाइम में तो इतनी डेवलप नहीं थी, तो उस समय 3 लिस्ट ही बनाई गई थी बस, केवल यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। लेकिन अभी 30 साल से कम्युनिकेशन हमारा बहुत इंप्रूव कर गया है और हम बढ़िया काम कर रहे हैं, तो उसके लिए फिर एक नई लिस्ट तैयार की गई, वो है रेजिडरी लिस्ट। आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इस तरह के कोई भी साइबर क्राइम होते हैं, मोबाइल फोन पे कोई हैक कर लेता है, इंटरनेट में व्हाट्सएप वगैरह जो भी है, फेसबुक वगैरह, इनसे रिलेटेड कोई क्राइम हो जाता है, तो उन सभी क्राइम्स को कहां डिसाइड करते हैं, रेजिडरी लिस्ट में, रेजिडरी लिस्ट में। और कौन डिसाइड करता है, यूनियन गवर्नमेंट, इस पे स्टेट गवर्नमेंट का अधिकार नहीं है। टोटल मिला के मुझे एक बात बता दो कि इन सभी लिस्ट के अकॉर्डिंग, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट और रेजिडरी लिस्ट, सबसे ज्यादा पावर किसको दे दी गई, यूनियन को मिल गई। भाई सबके अकॉर्डिंग हमने देखा, यूनियन लिस्ट में इसके टॉपिक ज्यादा, 97 टॉपिक, कॉन्करेंट लिस्ट में यूनियन को माना गया पावरफुल, और रेजिडरी लिस्ट में भी यूनियन ही बना रही है। तो किसी फेडरेशन सिस्टम में यूनियन गवर्नमेंट ज्यादा पावरफुल हो स्टेट गवर्नमेंट की बजाय, तो वो तो होल्डिंग टुगेदर है, यही तो मैंने बताया था। हाँ ठीक है, ओके, तो ये अगली बार हम डिस्कशन करेंगे बहुत बढ़िया ढंग से। इसके बारे में सेंट्रलाइज सिस्टम भी पढ़ेंगे हम, सेंट्रलाइज सिस्टम क्या होता है वो पढ़ेंगे, कैसे यूनियन गवर्नमेंट बनती है, कैसे स्टेट गवर्नमेंट थी, अगले वाले वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, आज इतना ही, बाय।